आज हम क्लास 8 का नेक्स्ट पार्ट एनसीईआरटी साइंस का हम स्टार्ट किए हैं। तो आपसे एक सवाल है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। आप लोग बोल रहे हैं कि अगर ये 6 7 तो खत्म हो चुका है, 8 9 10 11 12 एक साथ एनसीईआरटी साइंस का करा दें, उसके बाद ज्योग्राफी हिस्ट्री एक सब्जेक्ट को कराएं, या फिर साथ साथ लेके चलें। क्योंकि देखिए समय दो तीनों सब्जेक्ट लेके चलने में थोड़ा समय लगेगा, इसलिए थोड़ा तो आप लोग को आंसर दें कि क्या करें। साइंस करा दें पहले, क्योंकि मेरे पास सारा मटेरियल है, साइंस का है, ज्योग्राफी का है, हिस्ट्री का है, सभी सब्जेक्ट का है। तो और एक चीज और, थोड़ा ना इसमें धैर्य रखना पड़ेगा आपको। आप लोग को लगता होगा बोरिंग, याद रखिए जो चीज आसानी से मिल जाता है, अगर इतना इतना ही आसान रहता है एनसीईआरटी पढ़ना, तो आज सभी का सिलेक्शन होता और आप भी सेलेक्ट होते कहीं। तो याद रखिए ये वो चीज है जो सिलेक्शन का मेन रास्ता है, और सिलेक्शन तक पहुंचने के लिए थोड़ा तो जलना पड़ेगा। इसलिए अगर सच में आपको सिलेक्शन लेना है, अपना परिवार अपने लिए सम्मान बनाना है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा किसी किसी भी कीमत पर। उसके लिए आपको कमरे में बंद होके पढ़ना पड़ेगा। आपको जो पढ़ना है उधर पढ़िए, लेकिन मैं जो वीडियो में बताता हूँ उसको जरूर एक बार देखिए, क्योंकि मैं इस चीज को बताता हूँ। जैसे देखिए ये क्वेश्चन है यहाँ पे, 78% नाइट्रोजन गैस है हमारे वायुमंडल में। नाइट्रोजन सभी सजीवों का आवश्यक संगठक है। देखिए और क्वेश्चन में आएगा सभी सजीवों का आवश्यक संगठक क्या है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर वहां पे सच बोलिए तो वहां पे अगर लोग ने एक बार सोचेगा तो ऑक्सीजन भी मार सकता है। तो मैं वो चीज आपको पॉइंट आउट करता हूँ जो चीज मुझे लगता है कि मैंने भी गलती किया है और आप भी कर सकते हो। इसीलिए इसको सुनना आपको बहुत जरूरी है। अब बाकी पीडीएफ है ही, वो सब तो है, लेकिन वो पीडीएफ में ही रह जाएगा, लेकिन सुनना हुआ चीज आपको एग्जाम में क्लिक करेगा। तो मैं इसीलिए बार बार उस चीज को दोहराता हूँ कि हाँ ये क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन आएगा। दोबारा नहीं भी पढ़िएगा ना तो आपको याद रहेगा। चलिए आज देखते हैं हम लोग। अब वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करिए और अपने ग्रुप में जरूर शेयर करके कम सपोर्ट करिए, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। ये हम लोग राइबोज राइजो भी हम ये पार्ट देखिए, ये वाला जो है फिगर, ये है ना, ये नाइट्रोजन का जो यौगिकन होता है, कैसे स्थिरीकरण होता है, इसके बारे में बताएंगे। पिछली वीडियो में बता चुके हैं। पहले इसको देखिए आप कि नाइट्रोजन के बारे में बता दिया 78% होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए पौधे एवं जंतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग सीधे नहीं कर सकते। सबसे पहले ये देखिए, जो प्रोटीन, ये जो नाइट्रोजन है, प्रोटीन, पनहरित क्लोरोफिल और साथ साथ न्यूक्लिक एसिड एवं विटामिन में पाया जाता है। याद रखिएगा, पूछेगा इसमें किसमें नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है, तो यहाँ से समझ में आ जाएंगे। इसको नोट्स, शॉर्ट नोट्स बनाते जाइए आप लोग साथ में। पौधे एवं जंतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग सीधे नहीं कर सकते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को करते हैं, ठीक है। मिट्टी में उपस्थित जीवाणु, वो नीले हरे शैवाल वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं। हम बता चुके हैं, पीछे भी बताए हैं ये चीज, ठीक है। आप लोग क्या करते हैं ना, ये नीले हरे शैवाल जो है जीवाणु, ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा, यही नाइट्रोजन को ये स्थिरीकरण करके उसका उपयोगी बनाते हैं, ठीक है। मिट्टी में विलेय के रूप में मिल जाते हैं। फिर अवशोषित नाइट्रोजन का उपयोग प्रोटीन एवं यौगिक का संश्लेषण में करते हैं, ठीक है। प्रोटीन का संश्लेषण में नाइट्रोजन का योगदान है, ठीक है। जंतु उससे प्रोटीन एवं अन्य नाइट्रोजन यौगिक प्राप्त करते हैं, ठीक है। पौधे तथा जंतुओं की मृत्यु के बाद मिट्टी में उपस्थित जीवाणु कवक, ध्यान रखिए हम बताए थे, ये चीज आया भी था एक्सरसाइज एग्जाम में। जीवाणु तथा कवक दोनों जो है ना सूक्ष्म जीव है, ये दोनों क्या करते हैं, मृत्यु जब होता है पौधे, जंतु और पौधे के बाद, उसकी मृत्यु के बाद नाइट्रोजनी अपशिष्ट को नाइट्रोजनी यौगिकों में परिवर्तित कर देता है। देखिए इसको अच्छे से पॉइंट को ध्यान लिख, चाहे तो आप लिख सकते हैं शॉर्ट नोट्स में, ठीक है। शॉर्ट नोट्स, लॉन्ग नोट्स नहीं। हम बताएं कैसे शॉर्ट नोट्स बनाना है, पीछे वीडियो जाके देख लीजिए। विशिष्ट जीवाणु नाइट्रोजन यौगिकों नाइट्रोजन गैस में परिवर्तन। अब ये क्या करता है ये जीवाणु, देखिए यहाँ से, ये जीवाणु क्या करते हैं, नाइट्रोजन यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित करता है, ना कि नाइट्रोजन गैस से नाइट्रोजन यौगिकों पर। याद देखिए कभी कभी एग्जाम में उल्टा भी दे देगा आपको, तो ध्यान रहे, ठीक है। ये क्या करते हैं जीवाणु कवक, नाइट्रोजन नाइट्रोजनी अपशिष्ट को नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित कर देता है, ठीक है। विशिष्ट जीवाणु नाइट्रोजन यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित करता है। समझ में आ गया ना, ये चीज को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। जीवाणु कवक क्या करते हैं, अविशिष्ट जीवाणु क्या करता है, वायुमंडल में चली जाती है, फिर वापस जब ये गैस में हो गया वापस ये वायुमंडल में चली जाती है। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग स्थिर रहती है, लगभग। हम वहाँ पे यहाँ पे भी क्वेश्चन बना सकता है, लगभग स्थिर रहती है, बढ़ जाती है, घट जाती है। बड़ा प्यारा क्वेश्चन होता है एग्जामिनर का ये सब। उसको पता है कि छोटे छोटे एग्जाम में ये क्वेश्चन को लोग ध्यान, बच्चा लोग नहीं देता है, इसलिए ध्यान रखिए जो चीज बता रहा हूँ। अब थोड़ा सा इस फिगर को आप देखिए, इस फिगर में देखिए क्या है, वायुमंडल नाइट्रो, सबसे पहले क्या होता है, देखिए वायुमंडल में नाइट्रोजन पाया जाता है, समझ जाइए, वायु पाया जाता है। फिर यहाँ से क्या होता है ना, देखिए यहाँ से
वायुमंडल नाइट्रोजन का जीवाणु एवं नील हरे शैवाल द्वारा स्थिरीकरण, हम बताए थे। सीधा नहीं लेता, सीधा क्या, इस लाइन इसको मिलाइएगा, स्थिरीकरण करता हुआ यह क्या हो जाता है, नाइट्रोजन द्वारा स्थिर नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तन कर देते हैं। आप समझिए बात को, जो नाइट्रोजन होता है, ये सीधा ये जीवाणु और शैवाल क्या करता है, नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में परिवर्तित कर देता है, ठीक है, स्थिरीकरण द्वारा। अब उसके बाद क्या होता है, यहां से यह मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक में बदल जाते हैं, ठीक। वापस फिर क्या होता है, जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन यौगिक का गैसीय, है ना, नाइट्रोजन में परिवर्तन। देखिए ये चक्र को याद रखिएगा, यहां से आप क्वेश्चन दे सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। अब ये बीच का स्टेप अभी देखेंगे हम। पैसा से पहले देखिए, ये जो नाइट्रोजन होता है, ये जीवाणु शैवाल द्वारा नाइट्रोजन में यौगिकों में परिवर्तित कर देता है, फिर ये मिट्टी में चले जाता है, अब मिट्टी से जो नाइट्रोजन के यौगिक में प्रयोग करते हुए गैसीय नाइट्रोजन बदल देते हैं, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ देखिए, इसी नाइट्रोजन को तड़ित, अब देखिए दूसरा स्टेप, ये देखिए एक हो गया तड़ित द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तड़ित हम बोले ना, तड़ित चालक जो होता है वो बिजली वाला, वो तड़ित द्वारा सीधे मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के बोला था। देखिए वो चीज समझ गए। एक नंबर पॉइंट देखिए लिख लीजिएगा, नाइट्रोजन स्थिरीकरण लिखिएगा, तो एक पॉइंट में लिखिएगा नाइट्रोजन शैवाल, शॉर्टकट में शैवाल जीवाणु, फिर क्या करता है, नाइट्रोजन यौगिक में परिवर्तन करता है, फिर मिट्टी के उपस्थित नाइट्रोजन यौगिक, फिर ये गैस में। और दूसरा स्टेप पे देखिए लिखिएगा, इसी नाइट्रोजन को फिर तड़ित द्वारा स्थिरीकरण कैसे होता है, अगर दे देगा तो जीवाणु द्वारा शैवाल द्वारा ऐसे होता है, और तड़ित द्वारा कैसे होता है, तो ध्यान रखिए क्वेश्चन अलग अलग बन सकते हैं। तो मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक डायरेक्ट बदल जाते हैं, ठीक। उसके बाद फिर इस यहाँ से जीवाणु में चले जाते हैं, ठीक। अब तीसरा स्टेप के, अब ये मिट्टी के जो यौगिक बन गए, जीवाणु इस्तेमाल कर लिया राइजोबियम के द्वारा, अब ये पौधे में अवशोषण कर लिया, चला गया पौधे में। अब पौधे में के द्वारा फिर क्या करता है, जंतु पौधे को खाता है ना, जंतु द्वारा इस पौधे को खा लिया गया। जो खा लिया तो उत्सर्जन एवं उत्सर्जन करता है, बोले ना उस सभी का एक उत्सर्जित पदार्थ है ना, तो उत्सर्जन जो अपशिष्ट पदार्थ बचते हैं उत्सर्जन बाहर निकल जाते हैं। तो फिर उत्सर्जन जो करता है ये जंतु, उत्सर्जन एवं जीवों की मृत्यु द्वारा, एक तो उत्सर्जन होता है, दूसरा मृत्यु द्वारा उत्पन्न नाइट्रोजन का अपशिष्ट सीधे या फिर मिट्टी में बदल जाता है। समझ गए स्टेप, 3 स्टेप बना के लिख लेना है, ठीक है। तो ये चैप्टर मेरा कंप्लीट हुआ। थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, सूक्ष्म जीव का अत्यंत छोटे होते हैं, है ना, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, सूक्ष्म जीव अत्यंत छोटे होते हैं और ये क्या बिना यंत्र की सहायता से नहीं देखी जा सकती है, ठीक है। आगे देखिएगा, बर्फीले शीत मौसम, झरनों, मरुस्थल, दलदल, हर प्रकार पर जीवित। अब देखिए ये सूक्ष्म जीव बर्फीले शीत मौसम, झरना, मरुस्थल, दलदल, हर प्रकार पर्यावरण जीवित रह सकते हैं, ठीक है। यहाँ से भी स्टेट बना क्वेश्चन आए, खाली समझते जाइए, समझिए कैसे सूक्ष्म जीव कार्य करता है। उसके बाद सूक्ष्म जीव, अभी तक लोग सिर्फ जानते हैं सूक्ष्म जीव होता है, बस ये नहीं पता था क्या होता है, ठीक है। सूक्ष्म जीव वायु, जल, मिट्टी, पौधे, जंतुओं, शरीर में पाया जाता है, सब जगह पाया जाता है, ठीक है। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, ये एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय होती है, याद रखिए। सूक्ष्म जीव कैसे होते हैं, एक कोशिकीय भी होते हैं, क्योंकि कवक कैसा होता है, बहुकोशिकीय होता है, कुछ एक कोशिकीय भी होते हैं अमीबा जैसे, ठीक है। जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, कुछ शैवाल सूक्ष्म जीव के अंतर्गत आता है। देखिए ध्यान से रखिए, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल, ये क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव के अंतर्गत आता है। विषाणु इससे अलग है, लेकिन फिर भी इसी वर्ग में देखिए ध्यान समझिए, आया क्वेश्चन, विषाणु इससे अलग है लेकिन फिर भी इसी वर्ग में सम्मिलित किए गए। समझ में आया, विषाणु तो जीवित कोशिका में नहीं आता है, वो जीवित हमेशा जीवित कोशिका में ही जाता है, जिससे वृद्धि करने में सहायता मिलता है, लेकिन इसको फिर भी सूक्ष्म जीव माना गया है। विषाणु केवल परपोषी, यहाँ दिया हुआ विषाणु केवल परपोषी जैसी विषाणु पादप या जंतु में गुणन करता है, यानी दूसरे पे जो निर्भर होता है उसी परपोषी कहते हैं, ठीक है। अब देखो सोपसी यानी पेड़ पौधे में नहीं रहता है, इसका कहने का मतलब यही है। कुछ सूक्ष्म जीव औषधि एवं अल्कोहल वाणिज्यिक उत्पादन में, हम बताए थे ना कैसे प्रतिजीव वगैरह बनाते हैं, यीस्ट में होता है, ठीक है, आप पीछे जाके वीडियो देखिएगा, ठीक है। कुछ जैविक कचरे जैसे मृत पौधे, अपशिष्ट, हम ये सब देख लीजिएगा, ठीक है, बता चुके हैं वैसे, ठीक है, एक बार आप देख लीजिएगा कैसे मिट्टी में आता है, ये सारा एक बार शॉर्ट है ये। फिर देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, समझिए ये क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन है हाइजा के द्वारा, देखिए ये ईस्ट का उपयोग किसके द्वारा, ईस्ट का उपयोग, ईस्ट एक क्या है, सूक्ष्म जीव है, एल्कोहल में करते हैं, ठीक है। ये देखिए प्रतिजैविक कौन सा है, स्ट्रेप्टोमाइसिन प्रतिजैविक के बारे में बताए हैं, किसने खोजा था, ठीक है। प्रतिजैविक वही एंटीपैटी,
लेजेंड फ्लेमिंग, याद आया। मलेरिया परजीवी वाहक है, मलेरिया परजीवी मादा एनफ्लूएंजा मच्छर, और ये जो डेंगू होता है मादा एडीज होता है, ठीक है। अब आगे देखिए, संचरणीय रोग के बारे में बताए थे, याद रखिए इस तरह क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। आगे इसको देख लीजिए, इसको बनाइए आप लोग अच्छे से। अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, कोयला और पेट्रोलियम, समझे, ठीक है। और एक एक लाइन को ध्यान से सुनना है, ठीक है, मिस नहीं करना, स्किप नहीं करना, क्योंकि हर लाइन में एक सवाल हम बताने वाले हैं। अब देखिए ये क्या है ना कि हम कोयला और पेट्रोलियम के बारे में देखिए अक्सर पूछा जाता है, अक्षय ऊर्जा स्रोत के बारे में आप देखे होंगे, अक्षय ऊर्जा के बारे में पूछा जाता है। तो यहाँ से